अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज के इस लाइव सेशन में हम बायो का टेक्स्ट बुक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम फोर्थ नंबर चैप्टर में का स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। सेल में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनीज हैं उनके डिफरेंट फंक्शन हैं, उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस टॉपिक में ये कहा गया है कि हम डिफरेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा उनके डिफरेंस जो है वो अमंग द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनरलाइज सेल टाइप्स के बारे को फोकस करेंगे एंड a generalized cell consists of the following structure. The first structure which will be discussed about the cell is their cell wall, which is the outermost covering of each and every cell. So cell wall is present in all bacteria, plants, fungi and some protists. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, फंजाई में एंड सम प्रोटिस्ट में, बट इन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. Cell wall is located outside the plasma membrane. अब बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट में जो सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड लोकेट होता है, यानी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, पर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. सेल वॉल प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल, यानी जो इनर कंटेंट है सेल का, जो प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग मैटर है, उसको कौन सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन उसको, स्ट्रेंथ और शेप जो है वो उसको प्रोवाइड करता है बाय द सेल वॉल. थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. उसकी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो भी वेरी करती है अमंग द सेल टू सेल. द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज नॉन एज प्राइमरी वॉल. जो सेल वॉल के भी फर्दर फिर लेयर्स हैं, पर फर्दर उसके वो डिफरेंट उसमें कैटेगरीज हैं. जो आउटर लेयर है सेल वॉल का, प्लांट सेल वॉल का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, और जिसकी कंपोजिशन हुई है सेल्यूलोज से. बट सम प्लांट सेल आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल इन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वुडी प्लांट्स होते हैं, जो कि सेल वॉल उनका थिक होता है. इट हैव मोर देन वन वॉल. उसमें से सेल वॉल में फिर फर्दर और लेयर्स होते हैं. कुछ में जस्ट प्राइमरी वॉल्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, बट कुछ जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें फर्दर उनकी थिकनेस के लिए फिर नेक्स्ट जो लेयर्स हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं. फिर वुडी प्लांट्स में सेकेंडरी वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. और इसकी कंपोजिशन फिर बहुत ज़्यादा, इसमें और भी कुछ कंटेंट्स होते हैं जैसे कि सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी होता है, और कुछ केमिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. अब लिग्निन जो है ये उसको फर्दर उसकी लिग्निफिकेशन में हेल्प करता है, उसको फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. एज यू कैन सी दैट वुडी प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू हर्ब्स एंड श्रब्स. वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी वॉल. अगर ऐसे एमसीक्यूज में आ जाए दैट हर्ब्स कंटेन विच टाइप ऑफ लेयर्स इन देयर सेल वॉल, हर्ब्स एंड श्रब्स कंटेन प्राइमरी वॉल, इसी वजह से वो इतने हार्ड नहीं होते. बट जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें प्राइमरी वॉल के साथ साथ सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी कंपोजिशन में लिग्निन प्रेजेंट है, और लिग्निन उसे फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लिग्निफिकेशन. इसी वजह से वुडी प्लांट जो होते हैं वो थोड़े टाइट और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. अब जो प्रोकैरियोट, जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, उनका जो सेल वॉल होता है उसकी कंपोजिशन हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम यूरिन भी कहते हैं. ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है. पेप्टिडोग्लाइकेन मीन्स दैट इट्स कंपोजिशन, इट इज़ अ कंजुगेटेड पॉलीमर विच कंटेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन कंबाइंड फॉर्म. इट इज़ अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. इसकी कंपोजिशन में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है फ्रॉम प्रोटीन विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, एंड शुगर फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन. अब फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटन से बना होता है. यहाँ पर एमसीक्यूज में काइटन के साथ जो ऑप्शंस होते हैं, यानी फंजाई का सेल वॉल के बारे में पूछा गया होता है, बट ऑप्शन में काइटन भी पूछा गया होता है और क्यूटिन भी गिवन होता है. आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होता. आपने जो है काइटन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, का पॉलीमर है, और ये जो है फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना है. क्यूटिन जो है ये लिपिड का कंटेंट है जो कि वैक्सी लेयर में प्रेजेंट होता है और वाटर की लॉस को प्रिवेंट करता है. दिस इज द मेन डिफरेंस. बाज़ों का आपको सेल वॉल और फंजाई का पता होता है, बट आप ऑप्शन में कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन जो है वो मार्क कर लेते हो. काइटिन जो है उसके सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, क्यूटिन से नहीं बना होता.
द सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्ट आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल। जो प्रोटिस्ट का सेल वॉल है वो एक स्पेसिफिक कंटेंट से नहीं बना होता, उसमें से वेराइटी ऑफ केमिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट आफ्टर द सेल वॉल इन plants, fungi, bacteria and protist, but cell membrane it is the outermost covering of the animal cell. So this is also very important point. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन हम इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा को कवर करता है, प्लाज्मा इंटरनल जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कवर करता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का आउटर मोस्ट लेयर है, इसी वजह से इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एंड outermost layer of the animal cell. In the cell of bacteria, fungi, plants, animals, and protists, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो वही एज अ बैरियर काम करता है फ्रॉम द इन ऑर्डर टू सेपरेट द सेल इंटरनल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक मॉलिक्यूल को, हर एक आयन को, हर एक मटेरियल को इंटरनल अलाउ नहीं करता। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली हर एक चीज़ को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट। अगर सेल को किसी शुगर की या प्रोटीन्स की या किसी भी आइंस की रिक्वायरमेंट हो, उसे ज़रूरत हो, देन वो सिलेक्टिवली उसे सेलेक्ट करता है और फिर देन फर्दर उसको अलाउ करता है कि वो जो है वो इंटर हो जाए इनटू द इनसाइड ऑफ द सेल। So it control exchange of material between the cell and the environment. It also enable the cells to form separate compartment within cell in which specialized metabolic processes such as photosynthesis and aerobic respiration can take place. फिर जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है एंड ये जो है सेल को एक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स भी प्रोवाइड करता है जिसमें से मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जैसे ये फोटोसिंथेसिस है या एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये वाले प्रोसेस जो है वो वहाँ पर परफॉर्म होते हैं। सो मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर केमिकल्स। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, सो इसमें ये एबिलिटी भी है कि ये एज ए रिसेप्टर साइट भी काम करते हैं, यानी ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में हार्मोन्स की, न्यूरोट्रांसमीटर की और दूसरे केमिकल्स की जो कि सेल को रिक्वायर्ड है। सो दिस आल्सो कैन एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दिस कैन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट्स फॉर डिफरेंट ions, neurotransmitter and hormones, and this can also help in the recognition of these hormones, neurotransmitter and other chemicals. First of all, they will recognize them and then they will allow that hormone or neurotransmitter or other chemicals will be enter into the inside of the cell or not. In eukaryotic cell, many organelles just like mitochondria है, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum जो है, these are bounded by the cell membrane। यानी सेल के अंदर जितने भी organelles हैं, these are also covered by the cell membrane। So cell membrane जो है हर एक organelle के according उसके अपने function हैं। Electron microscope reveal that in primary and secondary cell wall the cellulose fibers are present in a criss-cross manner which provides rigidity। जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया गया और उन्होंने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो सेलुलोज हैं, सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं, तो उसकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस मैनर में हुई है। क्रिस क्रॉस मैनर मीन्स दैट दे आर अरेंज इन अ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसमें इस टाइप की अरेंजमेंट हुई है और ये वाली टाइप की अरेंजमेंट जो है, ये जो क्रिस क्रिस मैनर है, इसकी अरेंजमेंट जो है ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज ऑल्सो टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल एंड आल्सो कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। सो इसी वजह से ये रिजिडिटी जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। Different models have been presented to understand the structure of cell membrane। फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट किए गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। सिंगर एंड नाइकोलसन proposed फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। सिंगर एंड नाइकोलसन जो है उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया और जो उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल जो है इसे कंसिडर किया गया। According to this model, cell membrane consists of a lipid bilayer in which protein molecules float about while some stay embedded in the bilayer। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो है दिस कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड के दो लेयर्स होंगे जिसको हम कहते हैं बाइलेयर मींस टू लेयर्स।
लिपिड के 2 लेयर्स होंगे और जिसके इंटरनल में प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये 2 प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर फ्लोट अबाउट सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोट इनसाइड द लिपिड कंटेंट, वाइल सम जो है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड होंगे इस बायलेयर में। सो ये देख ले, कुछ प्रोटीन यहाँ पर एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ प्रोटीन जो हैं वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है वो कुछ प्रोटीन के साथ ज्वाइंट है। यहाँ पर जैसे ये देख ले, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ज्वाइंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और कुछ ज्वाइंट है लिपिड के साथ, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर आल्सो कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेल का वो है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म जो है ये एक एक्वस सब्सटेंस है जिसमें वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज insoluble waste or storage product, and we can also say that cytoplasm provide a ground substance। ये एक ऐसी एक्वस सब्सटेंस, ये एक ऐसी फ्लोर प्रोवाइड करता है, एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स के लिए, और जिसमें इंसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो है ये एग्जिस्ट करता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल। सॉल्युबल पार्ट जो है ये 70% इसमें वाटर होता है एंड जो है सोल्यूशन के फॉर्म बनाते हैं विच कंटेन ऑल द फंडामेंटल बायो केमिकल्स ऑफ लाइफ, जिसमें से सारी सारी केमिकल्स, जितने भी बायोकेमिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसमें ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड केमिकल साइट एंड कंडीशन फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, इसी वजह से इसमें से सारे के सारे सॉल्युबल कंटेंट भी प्रेजेंट है, इनसॉल्युबल कंटेंट भी प्रेजेंट है। सो सारे के सारे रॉ मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए या एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस की, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, सो ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो इसके दरमियान जितनी ये कंटेंट है, ये जितना ये एरिया है, दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। यहाँ पर सॉल्युबल, इसका हाफ सॉल्युबल है और हाफ जो है वो नॉन सॉल्युबल है। नॉन सॉल्युबल जो है, यहाँ पर नॉन सॉल्युबल में ऑर्गेनिल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉल्युबल पार्ट है वहाँ पर वाटर with some another biochemical elements, जिस जो है सोल्यूशन का फॉर्म बनाता है एंड दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्युबल पार्ट। सो अब यहाँ पर वो सारे के सारे रॉ मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जो किसी भी एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए चाहिए, अगर किसी हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए चाहिए, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी फॉर्मेशन हो रही हो इन द साइटोप्लाज्म। सो ऑल द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंट, जैसे कि एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं या कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल कंटेंट बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए। सो दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इट मे बी इन द सॉल्युबल फॉर्म और इन द इनसॉल्युबल फॉर्म। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड थ्रू आउट द सेल। द मेम्ब्रेन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ शीट्स व्हिच इंक्लोजेस प्लेट एंड सेक्स कार्ड सिस्टर्ने। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दीज आर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स थ्रू आउट द सेल, यानी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है तो इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन जो है ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको इंक्लोज करते हैं बाय फ्लैटेंड सेक्स विच इज़ नॉन ए सिस्टर्ने। इसका जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, इसकी अपेयरेंस जो है वो स्मूथ है, नॉन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज राइबोसोम जो है इस पर अटैच नहीं होते इसके सरफेस पर, इसकी वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहते हैं। अब इस पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड। लिपिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक ग्रेनुलर पार्ट है, बिकॉज राइबोसोम जो है इस पर अटैच्ड होते हैं, सो देयर अपीयरेंस इज जस्ट लाइक ग्रेनुलर। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में राइबोसोम अटैच्ड है, इसका सरफेस स्मूथ नहीं है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। सो इसका फंक्शन जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। इन न्यूक्लियस में जिस चीज़ के फॉर्मेशन हो जाए, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी अपरेटस। सो ये एक फ्लैटेंड सैक है, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स विच इज नॉन एज सिस्टर्ने विच आर स्टैक्ड टुगेदर। इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरी। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से हम इसको गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी सब्सटेंस कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर द सिक्रीशन, कन्वर्ट दैम इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड पैक दैम इनटू स्मॉल राउंडेड सैक कार्ड गोल्जी वेसिकल। जब न्यूक्लियस में किसी भी चीज़ की यानी प्रोटीन्स की या कोई भी ऐसा एसेंशियल पार्ट जो है उसकी सिंथेसिस हो जाए, देन दे विल बी उसको ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म बाय द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से वो ट्रांसफ़र होता है टू द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में भी एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं और फॉर एग्जांपल प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई न्यूक्लियस में या लिपिड की सिंथेसिस होगी, सो उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन, उसकी फर्दर फिनिशिंग या उसकी फर्दर पैकिंग जो है वो इन सेक्स में होती है बाय द दीज ऑल पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन आर कैरिड आउट बाय द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो उसको कन्वर्ट करता है फिनिशिंग प्रोडक्ट में और फिर स्मॉल राउंडेड सेक्स में, जिसको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं, और गोल्जी वेसिकल के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द साइटोप्लाज्म। So these sacs are kept in cell और transported to exterior in the form of secretion। यानी secretion के फॉर्म में वो फिर उसे बाहर एक्सटीरियर में ट्रांसपोर्ट कर देता है। प्लांट सेल हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेक्स इन देयर गोल्जी अपरेटस। प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। In 1906 गोल्जी was awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine। 1906 में कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था बिकॉज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में उसने बहुत ज़्यादा काम किया था, इस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया था 1906 में। नेक्स्ट ऑर्गेन है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट है एंड इट इज़ थॉट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन और बाय मीजोसोम। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जितने भी रिस्पायरेशन है एरोबिक रिस्पायरेशन है, दीज आर परफॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस होती हैं। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, बट प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। सो मीजोसोम जो है ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसकी एनर्जी प्रोकैरियोट जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन से भी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। दे आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये इसका स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड, यानी यहाँ पर देख लीजिए इसका आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, विच हेल्प इन द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। सो गिविंग राइज टू एक्सटेंशन कार्ड क्रिस्टे। इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जहाँ में पर रिस्पायरेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कैरी आउट रिस्पायरेशन इन सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पावर हाउस ऑफ द सेल। द सेल्स विच आर मोर एक्टिव लिवर सेल। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है हर एक ऑर्गन के एक्टिवनेस पर। यानी फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में लिवर सेल्स हैं, सो दे आर वेरी एक्टिव, उसके बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं, इसके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है लिवर सेल्स परफॉर्म करते हैं। सो इसी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इसमें मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो डिपेंड करता है हर एक ऑर्गन की एक्टिवनेस पर। अगर कोई ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ बंडल ऑफ फंक्शंस, बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन है, बहुत ज़्यादा रोल जो है वो उसको दिए गए हैं किसी भी ऑर्गन को, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट फंक्शन। तो इसी अकॉर्डिंग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो मैक्सिमम होगा फ्रॉम मोर देन 1000।
लिवर सेल में बहुत ज़्यादा होंगे माइटोकॉन्ड्रिया नंबर, और वो सेल्स जो लेस एक्टिव है, जो इतने जो एक ही या बहुत ज़्यादा कम फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ ईयर लोब्स, यानी हमारे ईयर्स के जो सेल्स हैं, ईयर लोब के जो सेल्स हैं, वो जस्ट स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो दे हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होता है। सो द डिफरेंट ऑर्गेनलीज विच आर परफॉर्म बाय अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसका नंबर जो है वो हर एक ऑर्गन में डिपेंड करता है उसके सेल के फंक्शन पर। अगर उसका फंक्शन जो है उस ऑर्गन में जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज़्यादा होंगे। अगर वो स्पेसिफिक बस एक ही स्पेसिफिक एक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कम होंगे। Next है ribosomes. So these are tiny granules. They are formed in the nucleolus and are either freely dispersed in the cytoplasm or attached with the rough endoplasmic reticulum. Ribosome जो है ये tiny granules form structures हैं, और ये न्यूक्लियोलस में इसकी फॉर्मेशन होती हैं। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिछली एमसीक्यूज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोलस इज कंसीडर्ड एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम को कंसीडर किया गया है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इनसाइड द राइबोसोम, और राइबोसोम की सिंथेसिस होती है इनसाइड द न्यूक्लियोलस। सो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट नेम्स के थ्रू जो है इसकी डिफरेंट नेम दिए गए हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस, और इसकी एग्जिस्टेंस जो है या इसकी लोकेशन जो है ये या तो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। A ribosome is made of almost equal amount of protein and ribosomal RNA. राइबोसोम जो है इसकी फॉर्मेशन यानी ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? सो इसमें प्रोटीन, ये बनते हैं प्रोटीन प्लस RNA से। सो RNA और प्रोटीन जो है ये इक्वल अमाउंट में, यानी 50% प्रोटीन और 50% RNA कंबाइन होके हमारे पास राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प की फॉर्मेशन करते हैं। सो राइबोसोम्स आर नाउ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। एंड सो दे आर आल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स एग्जिस्ट करते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो लार्जर होते हैं, एटिस्वेटबर्ग के राइबोसोम होते हैं। ये अनदर डिफरेंस है बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो 70 स्वेटबर्ग के राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉल सब यूनिट होता है। सो 80 स्वेटमर्क में जो इसके सब यूनिट्स हैं, स्मॉल सब यूनिट 40 है स्वेटबर्ग, और लार्ज सब यूनिट इसका 60 स्वेटबर्ग है। 70 की फॉर्मेशन होती है स्मॉल सब यूनिट 30 और 50 लार्ज सब यूनिट से। सो 30 एंड 50 combined they form 70 स्वेटबर्ग ribosome in the prokaryote, and 40 small subunits, 60 large subunit combined they form 80 Swedberg ribosome in the eukaryotic. नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। सो प्लास्टिड जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है जिसमें विच कंटेन मोर देन वन पिगमेंट्स। ये पिगमेंटेड ऑर्गेनली है जिसमें से मोर देन वन पिगमेंट्स प्रेजेंट है। प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है बिकॉज इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में भी ये प्रेजेंट है। सो ये जस्ट प्लांट में और प्रोटेस्ट में प्रेजेंट होंगे बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। प्लास्टिड आर ऑफ थ्री टाइप्स के प्लास्टिड में फर्स्ट नंबर जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट है, और थर्ड लीकोप्लास्ट है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट प्लास्टिड है जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। ये जो है प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, particularly in leaves where photosynthesis take place। यानी क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होने की वजह से ये ग्रीन इसकी अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। सो अब ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, सो ये प्लांट के उन कम पार्ट्स में प्रेजेंट होगा जो कि ग्रीन पार्ट है, जैसे कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है में लीव्स हैं,
जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें से गिव राइज टू अ सिक्स नॉन इज थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। द स्टेक ऑफ थैलेकॉइड जो है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। द थैलेकॉइड कंटेन क्लोरोफिल, थैलेकॉइड में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। द सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इसमें से जो ये सेमी फ्लूइड ये प्रेजेंट है जो कि फ्लूइड कंटेंट प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को हम ये भी कह सकते हैं दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एमसीक्यू भी आ सकता है दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नॉन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये एक फ्लूइड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, so इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, जो एक सिंपल कॉइन है, सो इसको हम कहते हैं थैलेकॉइड। और जो जब इसका बंडल कंप्लीट हो जाए, जैसे कि ये एक बंडल है, सो इसको हम कहते हैं ग्रेनम। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना एक डीएनए होता है। सो डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम व्हिच आर सिमिलर टू द राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें से सारी यूकेरियोटिक के जितने ऑर्गेनिज हैं उसमें 80 स्वेटबर्ग राइबोसोम होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम होंगे बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। एक डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम होंगे। दूसरा इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें अपना डीएनए होता है और डीएनए और प्रोटीन होते हैं। सो डीएनए और प्रोटीन जिस ऑर्गेन में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनरी, बिकॉज दे आर एबल टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स, दे आर एबल टू फॉर्म कॉपीज ऑफ देयर ओन बॉडीज, दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सेल्स, सो दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनरी। ये खुद अपनी कॉपीज बना सकते हैं, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेल्स फॉर देयर रिप्लिकेशन पर्पसेस। सो इसमें अपना डीएनए और प्रोटीन होते हैं एंड दे आर प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, जिस वजह से इसमें से 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम होता है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट जो है पार्ट प्लास्टिड का वो है क्रोमोप्लास्ट। सो प्लांट्स में जो कलर पोर्शन है अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा जो प्लांट्स में अदर कलर्ड पोर्शन है उनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। दीज आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स एंड इन द राइपेंड फ्रूट्स। ये फ्लावर्स के पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं या राइपेंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द क्रोमोप्लास्ट द ब्राइट कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। सो पेटल्स में से जो ब्राइट कलर्ड होती हैं वो किस पर्पस के लिए, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के पर्पस के लिए इसका ब्राइट कलर्ड होते हैं, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और ये पोलिनेशन के पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है। थर्ड है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है, ये कलरलेस है और ये वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स के उन पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं जिनका काम होता है, जिनका फंक्शन होता है स्टोरेज का। वेयर दे स्टोर फूड पार्टिकुलरली इन रूट्स, यानी रूट्स में ये फूड को स्टोर करते हैं। सो इसी वजह से लीकोप्लास्ट जो हैं ये कलरलेस हैं, इसका कलर्ड नहीं है। सो इसी वजह से स्टोरेज पर्पस के लिए स्टोर होते हैं एंड दे कैन स्टोर फूड इन द रूट्स। तो ये रूट्स में या वो उस जगह प्लांट्स के उन पार्ट्स में होंगे जो कि स्टोरेज का काम करता है, विच इज़ रूट। तो रूट जो है वो स्टोरेज का काम करता है, इसी वजह से लीकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द रूट्स। Next, cytoskeleton. So it is a network of filaments called microfilaments and tubules called microtubules. Cytoskeleton जो है ये combination है, network है, filaments और tubules की combination है, एक network है। इट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये सारा स्कैटर्ड है, ये इसने एक नेटवर्क सा बनाया हुआ है जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्गेनेलीज को ये हेल्प करता है इन ऑर्डर टू प्लेस देम इन देयर स्पेसिफिक पोजीशन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से इसकी फॉर्मेशन हुई है एंड दे आर यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप एंड इसको सेल्स जो है वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन भी माइक्रोट्यूब्यूल से हुई है। माइक्रोफिलामेंट जो है दे आर एक्टिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से इसकी फॉर्मेशन हुई है। दीज आर यूज्ड बाय सेल टू चेंज देयर शेप, और इसको सेल यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज देयर शेप। शेप को चेंज करने के लिए सेल्स यूज़ करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और सेल्स को शेप जो प्रोवाइड करता है टू होल्ड देयर शेप, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। Then centriole, these are hollow and cylindrical organisms present in the cell of animals and many unicellular organism. Centriole जो है ये hollow और cylindrical organisms हैं, ये भी एक organelle है जो कि hollow है, cylindrical है, जो कि animals में भी present है और unicellular organism में भी exist करते हैं। These are two in number,
इसमें से ये 2 नंबर में एग्जिस्ट करते हैं एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम। ईच सेंट्रियोल कंटेन 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हर सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। देयर फंक्शन इज टू फॉर्म स्पेंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका काम होता है जब सेल की सेल डिवीजन होती है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होनी होती है, तो इसमें से स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। और स्पेंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो दिस इज फॉर्म बाय द सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन में 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसमें से क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है एंड द क्रोमोसोम मूवमेंट इज परफॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर्स विच इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रियोल। In cells that contain cilia or flagella, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. फिर जो cells में cilia और flagella present होते हैं, so these two are also formed by the centriole. Next है vacuole. So vacuole is a fluid filled sac bounded by a single membrane called tonoplast. vacuole का जो membrane होता है, this is a fluid, ये एक fluid filled sac है जिसे जो है single membrane is cover this vacuole and the membrane is called tonoplast. Animal cells contain more than one small vacuole. Animal में एक से ज़्यादा vacuoles होते हैं but small vacuoles होते हैं, जबकि mature plants में many small vacuole fuse together to form one large central vacuole. एक large central vacuole जो है वो बनाता है by the plant cell. The large vacuole contain water, salts and other material. It pushes other material towards cell wall and plant cell become turgid. ये दूसरे मटेरियल जो है वो सेल वॉल की तरफ पुश करता है और प्लांट्स जो है सेल जो होते हैं वो इस वजह से टर्चड होते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मटेरियल लेते हैं आउटसाइड से इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यूज़ करते हैं मटेरियल की एक्सक्रीशन के लिए। सो डिपेंड अपॉन द फंक्शन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल। कुछ में फूड वैक्यूल होते हैं, कुछ में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म फंक्शन। लाइसोसोम, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनी। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनी है। आपको सेल में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनी सिंगल मेम्ब्रेन हैं, कौन से ऑर्गेनीज जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस हैं और कौन से ऑर्गेनीज जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज हैं। लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं क्योंकि इसका फंक्शन होता है फूड और वेस्ट मटेरियल के ब्रेक डाउन करना। सेल में ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम फ्यूजेस विद द vacuole that contain the material and its enzyme break down the material. So लाइसोसोम जो है ये वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होके उसकी डाइजेशन करता है। लाइसोसोम में डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड। इस वजह से लाइसोसोम कभी कभार डाइजेशन के टाइम में या अगर कोई वेस्ट मटेरियल के वैक्यूल के साथ ये फ्यूज़ हो जाए तो उसको ख़त्म करने के साथ साथ इसका अपनी जो बॉडी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बेग्स। They can perform suicide because when they can combine with the waste material and they can want to break down into very small material, so इसी वजह से ये उसकी भी break down कर लेते हैं और इसकी अपनी बॉडी भी ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से इसको कहते हैं suicidal beings। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनरी है जो कि सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विजिबल पार्ट ऑफ सेल जो है वो है न्यूक्लियस। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल में ये एक साइड पर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। न्यूक्लियस जो है इसको बाउंड ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनरी है और जो डबल मेम्ब्रेन का कवरिंग है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्व। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ ग्रेनुलर मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म इन विच वन और मोर न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो इंटरनल कंटेंट इंटरनली न्यूक्लियस के इंटरनल साइड या सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। द क्रोमोसोम आर मोर विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल में यानी ड्यूरिंग डिवीजन जब क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है, क्रोमोसोम की भी डिवीजन हो रही होती है, सो क्रोमोसोम जो है उस टाइम विजिबल होते हैं। बट नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम जो है वो विजिबल नहीं होते, वो थ्रेड के फॉर्म में नेटवर्क और फाइन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। सो नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, जबकि डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं विजिबल फॉर्म में।
DNA is also responsible for the transmission of characteristic to the next generation. That is why it is called the heredity material. DNA जो है ये भी responsible है क्रोमोसोम और DNA जो है these both are responsible to transfer the characteristic from the parents to the offspring. So that's why we call them the heredity material. अब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द डीएनए एंड प्रोटीन. सो डीएनए कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. द क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी. डीएनए और प्रोटीन से इसकी फॉर्मेशन हुई है. सो डीएनए जो है वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक स्पीशी में, हर एक स्पीशी में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बट स्पीशी टू स्पीशी जो है ये दे कैन वेरी. फॉर एग्जाम्पल यानी अगर ह्यूमन सेल में 46 हैं तो हर एक ह्यूमन सेल में, हर एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. जबकि दूसरे जो स्पीशीज़ हैं जैसे कि रेडिश हैं, ऑनियन हैं, उसमें डिफरेंट होंगे. सारे के सारे रेडिश में 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. जितने ऑनियंस हैं उसमें 16 नंबर होंगे. प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, rather their chromosome is made up of DNA and only and it is submerged in the cytoplasm. जो प्रोकैरियोट है उसमें से इतना स्पेसिफिक यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता. सो इसमें से इस स्पेसिफिकली क्रोमोसोम और डीएनए भी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, वो सबमर्ज्ड फॉर्म में होते हैं इन द साइटोप्लाज्म. डीएनए एंड क्रोमोसोम दोनों जो है वो सबमर्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म. Difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. All cellular organisms seems to fall into two natural groups known as prokaryotic and eukaryote. सारे सारे ऑर्गेनिज्म जो है उसकी क्लासिफिकेशन हुई है अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस. कुछ जो है वो प्रोकैरियोट हैं और कुछ सम आर यूकैरियोटिक. दीज टू ग्रुप्स आर फंडामेंटली डिफरेंट. इसमें से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. वी कैन डिस्कस देम वन बाय वन. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है, फर्स्ट जो है वो ये है कि लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में दिस इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. राइबोसोम आर स्मॉलर इन साइज. ये स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड दीज आर लार्ज इन साइज. सेलवाल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. इसका सेलवाल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से इसकी फॉर्मेशन हुई होती है, जिसमें से लार्ज सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होता है विद कंबाइंड विद द शुगर. सेलवाल जो यूकैरियोट का सेलवाल है दिस इज फॉर्म फ्रॉम द सेलुलोज इन प्लांट्स और काइटिन इन फंजाई. कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, जो सेल का जो साइज होता है दीज आर स्मॉल इन साइज. 0.5 नैनोमीटर के साइज के साइज होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है उनका साइज जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 10 to 100 नैनोमीटर. इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक एग्जांपल बहुत ज़्यादा वास्ट है. इसमें प्रोटिस्ट भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. So this is the difference between the prokaryotic and eukaryotic. Cell and their specificity. We know that cell is the basic unit of structure and function of living organism. So unicellular organism, a single cell perform all the function, but multicellular organism में different cell जो है वो different फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. एंड लेबर डिवीजन ऑफ लेबर जो है होती है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं. इन प्लांट्स जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स. फ्लोएम सेल्स जो है वो फूड की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम different parts to the different parts. Similarly these are cells specialized for photosynthesis. सो उसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ वाटर की कंडक्शन के लिए और कुछ फूड की कंडक्शन के लिए. सो डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर इन ऑर्डर टू परफॉर्म different functions. Similarly, in animals also different cells perform different function. For example, nerve cells conduct nerve impulse or and thus contribute in the coordination in the body. मसल सेल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और इसी वजह से बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. रेड ब्लड सेल्स दे कैन कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल जो है वो फॉरेन एजेंट को किल करते हैं एंड सो इन कंट्रीब्यूट इन द रोज ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी. सेल्स ऑफ बोन जो होते हैं वो डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल्स ऑफ बोन्स. सो different cells which are present in the human body are responsible to perform its specific and different functions. The cells perform these specialized functions due to their size and shape and their structure presence of organelle. For example, nerve cells are long for the transmission of nerve impulse. Nerve cells जो है वो nerve impulse की transmission में help करते हैं. Xylem cells जो है वो tube like होते हैं और उसके wall जो है वो thick होते हैं, इसी वजह से वो water की conduction और support में help करते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्क लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, बाइकनकेव इन शेप होते हैं. सो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो. सम मोर ऑक्सीजन कैन बी कैरिड. Roots hair cells have large surface area for the maximum absorption of water and salts. Cells involved in making secretion have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus.
Cells involved in photosynthesis have chloroplast. So depend upon the its different function, उसके सेल का साइज, उसका स्ट्रक्चर, वो सब कुछ डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। जिस तरह फंक्शन होता है उसी तरह उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया हुआ हो। नेक्स्ट है सेल एज एन ओपन सिस्टम। All cells work as an open system. It takes in substance needed for its activities through its cell membrane. सेल जो है वो ओपन सिस्टम है, वो सब्सटेंसेस लेता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। देन इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट। प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म। प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेल्स आइदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर सेल्स। या तो सेल उनको यूटिलाइज करता है या उनको ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल्स को ताकि वो उन्हें यूज़ कर सके। द बाय प्रोडक्ट जो है या आर स्टोर्ड और आर एक्सट्रीडेड आउट ऑफ सेल। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और इनके डिफरेंट रोल्स जो वो परफॉर्म करते हैं इनसाइड द सेल। इसके बाद जो है रिमेनिंग जो चैप्टर है दे विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन।